नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू। चटगांव जिले में हिंदुओं के घर जलाए गए। आग लगाने से पहले बाहर से दरवाजे बंद कर डाले। भारत के साथ कड़वे रिश्ते नहीं चाहते मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू। चटगांव जिले में हिंदू परिवारों के घर जलाए गए। आग लगाने से पहले बाहर से बंद किए गए दरवाजे। भारत के साथ कड़वे रिश्ते नहीं चाहते मोहम्मद यूनिस बोले। चटगांव जिले में हिंदू परिवारों के घर जलाए गए। आग लगाने से पहले बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए। भारत के साथ कड़वे रिश्ते नहीं चाहते मोहम्मद यूनिस कहते नजर आए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू। चटगांव जिले में हिंदू परिवारों के घर जलाए गए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में अभी भी हिंसा जारी है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। चटगांव जिले में जो है हिंदू जहां पे रहते हैं, उन घरों में आग लगा दी गई। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। बाहर से दरवाजा बंद कर लगाई गई आग। दीवार फांदकर हिंदुओं ने बचाई जान। कट्टरपंथी मोहम्मद यूनिस का बयान। कट्टरपंथी मोहम्मद यूनिस ने बड़ा बयान दिया। उनके सिपासलार कह रहे हैं कि भारत से कड़वे रिश्ते नहीं चाहते। भारत से चावल खरीद रहा बांग्लादेश। 50,000 मीट्रिक टन चावल का आयात भारत से कर रहा है। अब बताइए, घर में नहीं दाने और यूनिस चले हैं भारत को धमकाने। ये तो हालत है बांग्लादेश की। भारत से चावल भी चाहिए, लेकिन भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करनी है। भारत को आंखें भी दिखानी है। इसको समझना होगा, इसको डीकोड करना होगा। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर भूषण दीवान सर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इकबाल ममदानी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए चर्चा की शुरुआत कमांडर भूषण दीवान सर आपके साथ। आपकी तो बहुत मजबूत पकड़ है बांग्लादेश पर, बहुत गहराई से समझते हैं आप। क्या हो रहा है सर बांग्लादेश में? हिंसा भड़काई जा रही है, भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय भी बोल रहा है कि भारत से इस हिंसा का कोई लेना देना नहीं है। साथ में मोहम्मद यूनुस को भारत से चावल भी चाहिए, लेकिन भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करनी है सर। राजेश जी, चावल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कॉटन जाती, रॉ कॉटन जाती है, बांग्लादेश में प्रोड्यूस नहीं होती। उनका जो आरएमजी रेडीमेड टेक्सटाइल जो है, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर जो है, टेक्सटाइल जो है, जो उनका 70-80% जीडीपी उससे आ रहा है, और 70-80% एक्सपोर्ट वही है, और वो सब लाइफ लाइन इंडिया सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। और उसके बावजूद ये काम हो रहा है, ये लोकल पॉलिटिकल गद्दी सेकने के लिए है। मेन पर्पस क्या है कि जमाते इस्लामी जो है वो 12 फरवरी 26 में जो इलेक्शन होंगी उसमें आगे उभर के आ जाए, इसलिए कट्टरवादी उन्माद फैलाया जा रहा है। और एक बात और है, जो हादी को मारा गया है वो, क्योंकि वो खुद बखुद वो तो था ही एंटी हसीना गवर्नमेंट का, एंटी हसीना गुट का था, पर वो बड़ा पावरफुल बन रहा था और वो चाह रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, और जो जमात इस्लामी को मंजूर नहीं था तो गोली मार दी गई। तो इस हिसाब से, पर ये क्यों हो रहा है? इस टाइप का काम हो इसलिए रहा है क्योंकि सरकार तो बराए नाम है, आंख जान की जानबूझ के आंख फेर रही है, ये कॉम्पिटेंट तो है ही नहीं। तो ये क्यों? ताकि यूनुस साहब अपनी गद्दी के म्याद लंबी कर सकें, और वो आए उन्माद के बहाव के कंधे पे उभरे हैं, कुर्सी में बैठे हैं।
बिठाए तो हेलीकॉप्टर से गए अमेरिका द्वारा, आगे चलते गए उसके उस उफान में। तो वो चाहते उफान चलता रहेगा तो उनकी गद्दी बनी रहेगी। समझ नहीं रहे कि जो पाकिस्तान का हाल हो गया, जब हमने उनका ट्रेड बंद कर, $16 बिलियन जो है जी हम इंडिया देता है ढाका को एवरी साल, एवरी ईयर। जो आपने कहा ना, जैसे 50,000 टन है, फूड ग्रेन से हैं, मेडिसिन से हैं, और और खाली वो $2 बिलियन इंडिया को देते हैं। आप समझ सकते हैं सेम चीज हमने जब पाकिस्तान से की, तो पाकिस्तान का ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड $2-4 बिलियन कम हो गया। जब सेम चीज बांग्लादेश के साथ होगी तो कहाँ जाएंगे ये? बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बांग्लादेश के अगेंस्ट है, ज्यादा हमसे ले रहे हैं वो, हम उनसे कम ले रहे हैं। और दुनिया 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्योंकि लैंडलॉक देश है और चारों तरफ से जी भारत से घिरा हुआ है, त्रिपुरा और कई ऐसी जगह है जहां से उनका हमने लैंड पोर्ट एक्सेस दी हुई उनको, कि जो एक्सपोर्ट होगा माल यूरोप में, ईयू में तो मेन मार्केट है, जब एक्सपोर्ट होगा तो वहां इंडिया जाता है। और चिटागोंग भी अगर इस टाइप से कर रहे हैं वो, कल को अगर इंडिया इकोनॉमिक ब्लॉकेड चिटागोंग कर देता है तो बिल्कुल लॉकअप हो जाएंगे। पर सवाल ये है कि खाली यूनुस खुद नहीं कर रहे हैं, कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? ओके अमेरिका भी करा रहा है, चीन भी करा रहा है। तो इसके चलते हमको भारत को फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। और हमने तो तैयारी अपनी फौज की डिप्लॉयमेंट है काफी बढ़ा दी है। तीनों एरिया, बांग्लादेश ऐसा है, इधर बंगाल, इधर असम, इधर त्रिपुरा, मिजोरम, तो तीनों तरफ बढ़ा दिया जी है हमने, ताकि अगर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कोई तकलीफ आती है तो हम जब मूव करेंगे, पहले कदम अगर वो उठाते हैं जो कॉरिडोर को छोटा करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं बिगर मेघालय बन जाएगा। रंगपुर जो उनका टॉप का जो है एरिया, नॉर्थ वेस्ट कान जी जो उनका है, शुरू तो वो अगर करेंगे तो मार खाएंगे। वैसे ही राइट शुरू करेंगे, अगर काइनेटिक एक्शन शुरू करते हैं, चिटागोंग कॉरिडोर वो 20 किलोमीटर तो है, त्रिपुरा से अगर 20 किलोमीटर आगे भारतीय फौजें बढ़ती हैं तो समुद्र पहुंच जाएंगी, समुद्र तक पहुंच जाएंगी, चिटागोंग सेपरेट हो जाएगा और ओके अराकान आर्मी इनको वहां से दबागी, चिटागोंग एरिया पूरा ले लेगी। और हमारा जो पूरा है, जो रोहिंग्या घूम रहे हैं यहाँ कई करोड़, उनको वहां भेज सकते हैं। तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तैयार हैं। पहला कदम हमने नहीं करना है, पहला कदम हमने मिलिट्री एक्शन लिया तो उसका क्या होगा, कई और देश उसमें आ जाएंगे, बात लंबी हो जाएगी। वही बात रूस कहते हैं, रूस शुरू अटैक किया यूक्रेन को, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा भाई, चौथा साल होने वाला है। इसलिए हमने पहला जी एक्शन लेना नहीं है, वो बातें करते रहे, और क्या जब एक्शन लेंगे तो हम फुल स्केल तैयार हैं। ओके जी ठीक है सर। इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो मृतक था हादी, उसके परिवार, उसके भाई की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखी गई और आरोप मोहम्मद यूनिस के ऊपर लगाया गया कि सब कुछ जो है इसके पीछे आप जिम्मेदार हैं। आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आप इलेक्शन को टालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जमात जो है वो सत्ता में आए, पावर में आए। इस वजह से जो है हादी की मौत हुई, आप लोगों ने उसको मरवाया है। तो किस प्रकार से ये जो बांग्लादेश में उथल पुथल चल रही है, भारत पे दोष मढ़ने की कोशिश, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो गई कि भारत का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मोहम्मद यूनिस अपने फायदे के लिए जो है कट्टरपंथियों को भड़का रहे हैं भारत के खिलाफ। इकबाल ममदानी जी। हाँ, धन्यवाद सर जी। देखिए, मैं थोड़ा सा कमांडर साहब से विचलित होकर के इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। ये हालात बांग्लादेश के ही नहीं है। अगर हम बात करें तो आज इजराइल फिलिस्तीन के साथ भी यही चल रहा है। भारत के अंदर भी इसी तरीके से लीक के मामले दुनिया उठा रही है। हम चूंकि भारत में है तो अब ये बांग्लादेश को जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भी जो चीजें, कल अखलाक वाला भी मामला जो आया सामने, जिसको लेकर के इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो काफी मामला के अंदर सवाल खड़े किए गए अलग अलग चैनल के जरिए। देखिए, बांग्लादेश जो कर रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शेख हसीना वाजिद को जो हमने रखा है और जो शरण दी है उसको लेकर के लगा नाराजगी है। और अगर हम देखें इस पूरे सिनेरियो को तो लगातार भारत के जो रिश्ते हैं अपने पड़ोसियों से धीरे धीरे करके बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि पहले जो है उनके पास तो ऑप्शंस नहीं थे, और अभी जो है चाइना एक ऑप्शन के रूप में खुल करके सामने आया है। वहां से अमेरिका, जिस तरीके से कमांडर साहब ने बताया कि वो उकसा रहा है, वो एक तरफ से। तो इस पूरे साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि अपना वर्चस्व यहाँ बना रहे ताकि वो कब्जा चलता रहे। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है ना चाहते हुए भी।
तकरीबन 1.5 बिलियन के आसपास जो है इसकी आबादी है। हर कोई चाहता है कि इस मार्केट पे उसका कब्जा बना रहे और उनकी शर्तों पर बना रहे। लेकिन अब जैसे सरकार ने ये पूरी तरीके से कहा कि भारत के अंदर जिससे अपना माफ कीजिएगा बांग्लादेश में जो चल रहा है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो सरकार क्यों इस तरीके से पीछे हट रही है? सरकार चाहे तो खुल करके बोल सकती है, लेकिन सरकार को पता है कि फॉरेन पॉलिसी की अगर चीजें करने जाती है तो उनके लिए बहुत सी दिक्कतें हो सकती है। उन सारी ही चीजों को लेकर सरकार भी जो है वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि अगर सरकार सवाल खड़े करती है यहाँ से भारत की सरकार वहाँ बांग्लादेशी हिंदुओं पर, तो वहां से वही सवाल खड़ा किया जाएगा। मिडिल ईस्ट से सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे और कई ऐसे इस्लामिक कंट्री से जिससे सवाल खड़े होने जाएंगे। तो आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखो कि आजादी के बाद इतने रिश्ते हमारे अपने पड़ोसियों से कभी नहीं बिगड़े थे, लेकिन पिछले 10-12 साल के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है मुझे लगता है थोड़ा सा हम यहाँ चूक गए हैं। उन सारी ही चीजों को लेकर के हमें फिर एक बार गौर करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के हम कमजोर हो रहे हैं। जिस तरीके से चाइना धीरे धीरे खामोशी से अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, जिस तरह दुनिया के अंदर वो दबाव पैदा करता जा रहा है, तो वो ये एक ठीक है। संकेत है कि वो चाह रहा है कि भारत को किसी तरीके से अगर कमजोर करना है तो उसे उसके जितने रिश्ते हैं पास पड़ोस से उससे बेहतर करना पड़ेगा। वहीं अमेरिका के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत को प्रेशराइज किया जाए। हम देखिए इस पूरी लड़ाई के अंदर अगर हम बात करें, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हम चाइना को लेकर के अब तक कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता है चाइना के बाद अगर हम बात करने जाते हैं तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो ये सारा जो मैसेज है ये इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पे जाता है, जिसके अंदर आज हमारे जो रिश्ते बिगड़ रहे वो आने वाले दिनों के अंदर बहुत खतरा होगा। और जिस तरीके से कमांडर साहब ने कहा कि हम हमला कर सकते हैं, देखिए कितनी जगह हम हमला करने जाएंगे। क्या पाकिस्तान से लड़ेंगे, क्या चीन से लड़ेंगे, क्या बांग्लादेश से? मतलब हम सभी फ्रंट पर लड़ सकते हैं नहीं। उससे बेहतर है कि हम अपने करीब में आकर के अपने करीबियों से, अपने पड़ोसियों से एक बेहतर रिश्ते बनाएं और इस रिश्तों के जरिए हम एक दुनिया की पकड़ जो है वो बेहतर रिश्ते कर सकते हैं। राजेश जी, लेकिन ममदानी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अब बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, लेकिन भारत ने तो कोशिश पाकिस्तान से भी की अच्छे रिश्ते बनाने की। उनके प्रधानमंत्री को बुलाया, हमारे प्रधानमंत्री उनके गए, बदले में हमें क्या मिला सर? और बांग्लादेश में हमने क्या नहीं किया उनके लिए? सब मदद की, आज भी बिजली दे रहे हैं, चावल आटा जो उनको चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन वहां से गाली मिल रही है, पत्थर मिल रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अब एक बहुत जमाना तो है राजेश नहीं जी, कि एक ये थप्पड़ खा जो लिया दूसरा गाल आगे आरोप कर दिए थप्पड़ के लिए। जिस तरीके से आपने बात नहीं 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 राजेश जी, देखिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं दुनिया के अंदर जाकर के यही चीजें जो है पाकिस्तान भी बता रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने भी काफी दिन सब्र किया, उसके बाद में चीजें की। उसी तरीके से बांग्लादेश भी यही रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए कोई भी डायलॉग जो है दुनिया के अंदर वो जंगों से हल नहीं होते, बैठ करके ही चीजें डिप्लोमेसी के तहत इसे हल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे दुश्मन चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भारत के उनके रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ बिगड़ जाए। तो उन सारी ही चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि संवाद ही एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के हमें करना पड़ेगा। और देखिए प्रॉक्सी वॉर जो है वो तो हमेशा एक पार्ट रहा है हर मुल्क का, और वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बातचीत के बाद वो खत्म हो जाएगा। वो बातचीत हमेशा अलग चलती रहेगी। प्रॉक्सी भी है वो अलग चलती रहेगी, वो एक पॉलिसी के तहत होती है। लेकिन न चाहते हुए हर सरकारों को, चाहे हमारी हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, हर सरकार को जो है बैठ करके एक रणनीति बनानी पड़ेगी और अपने पड़ोसियों के साथ मिल करके किस तरीके से रिश्ते हमको रखने हैं, आगे कैसे बढ़ना है, उसका हमेशा तो सरकारों को ख्याल रखना पड़ेगा। और उसी चीजों को लेकर के डायलॉग के ठीक है। बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। राजेश जी, ओके, कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। ममदानी साहब कह रहे हैं कि भारत को भी सोचना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, चाहे वो रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। हमने नेपाल में भी देखा कि भारत विरोध की आवाजें वहां पर उठी, मालदीव में हमने देखा। बात सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की नहीं है, मालदीव में भी देख चुके हैं, नेपाल के अंदर हम देख चुके हैं, श्रीलंका के अंदर भी ये चीजें होती देख चुके हैं। तो क्या भारत को भी बैठकर रीथिंक करना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी पर? कमांडर भूषण दीवान। अब हाँ, ये मुझे बताया जाए। आदरणीय इकबाल साहब कह रहे हैं, ये तो बताएं भारत ने क्या गलती की श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। आपको पता है बांग्लादेश का जीडीपी जो है पर कैपिटा इंडिया से बढ़ गया था कोविड के बाद। 3 साल बढ़ा रहा, हमसे ज्यादा रहा उनका। भारत ने सपोर्ट किया, टेक्सटाइल कंपनी फैक्ट्रियां लगाने की मदद की।
पर क्या होता है, इनको क्या लगता है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, अरे इतना पैसा दिखा रहा है हमें चाइना, हम उससे ले लेते हैं और हम रिश्ते अपने भारत से बिगाड़ लिया है, और वो चलती नहीं बात। देख लिया श्रीलंका में $3-4 बिलियन का तो एड दे रहे हैं उनको, बांग्लादेश को हम, हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट है, क्या नहीं दे रहे हैं हम उसके बावजूद। सेकेंडली, हमारे यहाँ तो बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां कहते हैं कि हम, दीपू ने क्या कहा कि भगवान ला इला नहीं बोला उसने, ला इला करके नहीं बोला उसने, बोला भगवान एक है, रस्ते जाने के कई है, उसको नंगा करके मार दिया, और कहते हैं मुसलमान यहाँ तक सस्ते में भारत में। अरे कमाल है, हम तो इतने, हमारे मंदिर टूट रहे हैं और यहाँ मस्जिद बनाने को दे रहे हैं। हम उनको कहते हैं लिव एंड लेट लिव, आप मदनी साहब हैं, सब लोग यहाँ रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, और हमें वहां कहते हैं अरे आप हिंदू हैं, आप हमारी बात नहीं मानते, तुम हमारे तरीके में नहीं चलते, ला इला नहीं कहते, तुमको तो गोली लगनी चाहिए। यही पहलगाम में हुआ। क्या करे भारत भाई, मुझे समझ नहीं आता है। लड़ाई मैंने नहीं कहा करो, अगर वो शुरू करेंगे तो मार खाएंगे, जो पाकिस्तान ने भी खाई है, और हम चुपचाप क्या रिश्ते खराब किए, चुपचाप सह जाए ताकि एक गजवाए हिंद, एक और। आप 47 में, आपको पता नहीं है एक्चुअली 47 में इस जहां ये जो बनी जमाते इस्लामी का गढ़ जो है, मेन मेन रेजोल्यूशन ढाका के नवाब के घर में पास हुआ था कि सेपरेट हमें मुस्लिम लैंड चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ था, पंजाबियों को नहीं चाहिए था, वो तो वहां जाके बना। यहाँ एक कट्टरता है वहां की, तो ये अभी नहीं है। और अभी शेख हसीना के होते हुए भी हिंदुओं का केस था, बड़ी तकलीफ। और 2016 में मैं कुलपति था, मुझे इनवाइट किया गया था ढाका में यूनिवर्सिटी में बतौर चीफ गेस्ट। ढाकेश्वरी मंदिर में मैं गया, एक चक्रवर्ती करके आदमी, 2016 की बात है, 9 साल। मैं कहता हूँ उसके चेहरे पे डर था, वो ढाका मंदिर में आया हुआ, ढाकेश्वरी मंदिर में आया हुआ था। ये कट्टरवाद, उन्मादी कट्टरवाद, गाजा की बात कर रहे हैं, योग की बातें कर रहे हैं आदरणीय इकबाल साहब। अभी ये तो तरीका नहीं है, लिव एंड लेट लिव करना नहीं है आपने। आपने कहना जिहाद, मेरा बात नहीं मानते तुम्हारा गला कटेगा। मुनीर भी ये बोल रहा है, कल भी फिर से बोला है उसने, हम तो अलग हैं, हम तो हिंदुओं से रह नहीं सकते। ये कब तक चलेगा? ये है मूल जड़, हम साफ बोलते नहीं है। हिंदू भाईचारा तभी होगा ना, अगर आप हिंदू मुसलमान भाईचारा तभी होगा ना। मैं आपको ये अच्छा लगता है ये करो, हमें अच्छा हम ये करें, पर आप गोली मार दो उसको, क्योंकि मैं आपकी पूजा पद्धति मेरी अलग है, तो मुझे गोली खानी चाहिए, काफिर को मार दो। मैंने भी सूरा पढ़ा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि हमेशा ऐसा करो। वो खाली उस लड़ाई में कहा था रसूल जी ने कि ये उस टाइम उनको मारो, पर उसको पकड़ा क्या किया है, काफिर को जीने का हक नहीं है, शरिया है, उससे वो जजिया लो, ये क्या क्या बातें चल रही हैं। उसको भ्रमित करके कुरान को, हदीस को लेके और पूरी दुनिया में फैल रहा है। बेल्जियम में, फ्रांस में क्रिसमस सेलिब्रेशन खत्म कर दी। चलिए, ये दो देशों के तनाव को हम दो धर्मों का तनाव ना बनाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये दो देशों के बीच की टेंशन है, कमांडर साहब की दो धर्मों के बीच की टेंशन ना ले, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक मुस्लिम बच्ची है जो 8 साल की थी, उसको भी विद्रोहियों ने मार गिराया। जी जी जी, इकबाल जी मैं आता हूं आपके पास। मैं बस एक कह रहा हूं कि ये दो देशों के बीच का तनाव है, इसे हम हिंदू मुस्लिम ना करें, क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा कि एक 8 साल की बच्ची को भी इन उपद्रवियों ने मार गिराया, वो भी मुस्लिम धर्म से थी। तो ये समझना होगा कि इनका कोई धर्म, कोई जात, कोई पात नहीं है। लेकिन इकबाल जी, कमांडर भूषण दीवान सर ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो जरूर चाहिए कि भारत ने आखिर इनका बिगाड़ा क्या? कश्मीर हमारा है, उस पर आपने अवैध कब्जा करके रखा है, हम उसको आपसे वापस मांग रहे हैं। हमने अभी तक जिस प्रकार से आपने छद्म युद्ध आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने छेड़ रखा है, हमने अभी तक वो शुरू नहीं किया। अगर शुरू कर देते तो शायद अभी तक पीओके वापस हमारा हो गया होता। अब बांग्लादेश को पानी भी जा रहा है, बिजली जा रही है, कोयला जा रहा है, कच्चा सामान जा रहा है, जहां से वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चला पा रहे हैं। नेपाल के लिए क्या कुछ नहीं किया सर? मालदीव के लिए, जब मालदीव में संकट आया, पानी नहीं मिल रहा था, हमने पानी भर भर के भेजा यहां से। तो और एक बड़ा देश अपने पड़ोसियों के लिए क्या कर सकता है सर इससे ज्यादा? अगर आपको युआन इतना अच्छा लग रहा है कि भाई आपको रुपए से पैसा पेट नहीं भरता, आपको युआन ही चाहिए, तो युआन भी कितनी मदद करेगा? श्रीलंका की मदद की थी, हालत पूरी दुनिया ने देख ली क्या हुआ। राजेश जी, मैंने शुरुआत में ही कहा, शायद कमांडर साहब समझे नहीं मेरी बात को, मैंने ना हिंदू की बात की थी ना मुसलमान की। मैंने कहा था कि पहले इनके पास ऑप्शंस नहीं थे, अब चाइना और अमेरिका एक ऑप्शन बन करके आया है जो एड दे रहा है। दूसरी बात, जहां
कमांडर साहब कह रहे हैं कि इसको मारा गया, उसको मारा गया, उसकी मैंने शुरुआत में ही मजम्मत की और मैंने कहा कि ये सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, भारत का मामला नहीं। सवाल चाहे वो फिलिपीन में बेकसूर लोग मारे जाए, भारत में मारे जाए, पाकिस्तान में मारे जाए, जो या बांग्लादेश में मारे जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जब इंसान मारा जाता है तो वो बेकसूर हो तो उस पर आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश है तो हम सब बाहर निकल के आ गए। भाई पिछले अगर हम भारत की बात करें तो 2014 से लेके तक मॉब लिंचिंग के अंदर 250 के आसपास लोग मारे गए हैं, 700 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो क्या उस पर आवाज नहीं है? आवाज जो है वो जिस तरीके से कमांडर साहब ने कहा कि मस्जिद वाला मामला, मंदिर वाला मामला, देखिए ये जो है ना, हमारा देश जो है वो सेक्युलर देश, हमने इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। या तो सरकार संविधान बदल दे, कहाँ हम उस चीज को मना करते हैं? सर बदल दीजिए, बताइए। नेपाल बताता है ना कि वो तो हिंदू राष्ट्र है, आप भी कर दीजिए घोषित, कौन मना करेगा? आप कि जो सरकार संविधान बनाएगा सारे ही देश के लोग उससे चलेंगे। देखिए हमारा एक सेक्युलर मुल्क है और मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई भी मारा जाए, चाहे वो हिंदू मारा जाए, वो हमारा भाई है, मुसलमान मारा जाए, वो हमारे मुल्क का शहरी है, तो सबसे पहले जो है हमारे अपने मुल्क के शहरी जो मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश तो हमारा पड़ोसी है, भाई पड़ोस का ज्यादा हक जी होता है या घर वालों का? घर के अंदर हम मार दे, उस पर कोई आवाज ना उठाए, और बाहर वाले मारे उस पर हम खुश और गुल्ला मचाए। देखिए मसला पानी का जो आपने कहा, पानी के अंदर हम अगर ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, चीन ने कहा ब्रह्मपुत्र हम बंद कर देंगे, तो क्या इस तरीके से दुनिया चलेगी? ये दुनिया नहीं चल सकती है जब तक कि आप कानून के दायरे में रह करके, जो संविधान है उसके दायरे में रह के नहीं करेंगे। जंगे जो है दुनिया के अंदर कोई चीज का हल नहीं हो सकती है। जंग आखिरी ऑप्शन है, जब शांति नहीं होती है, समझौते की बात कोई नहीं मानता है, तब जंगे करना जायज होता है। लेकिन उस जंग को लेकर के भी हम अपनी तैयारी कितनी कर रहे हैं? जहां पिछले अगर 30 साल पहले हम चाइना की स्थिति देखें तो चाइना हमारे बराबर का था, आज दुनिया का सुपर पावर बनने की हम बात कर रहे हैं, आज वहां हम अपने कंडेंसर भी नहीं बना पा रहे हैं। तो आप इन सारी ही चीजों को मेल मिलाप करिए और इसको देखिए मैच करके। आपके अपने पड़ोसी से चाइना के साथ के अंदर और भारत के अंदर जो दोनों एक साथ एक बराबर थे, आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं? अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो लगभग लगभग हम बराबर हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात करें तो सर चाइना के मुकाबले आज हम कितने प्रोग्रेस पर हैं? आज अमेरिका को वो सीधा चुनौती देने के लिए तैयार है। अमेरिका जिससे लेकर के डर रहा है। तो इन सारी ही चीजों को आप देखिए कि हम आज भी जो है ना सिर्फ किसी में कूद रहे हैं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन एजुकेटेड, कौन अनएजुकेटेड। ये भारतवासी है, चाइना भारत में का तो हर उइगर का व्यक्ति गला जो दबा है दिया वो उन्होंने। हमारे लिए कीमती है और बहुत ज्यादा। सर वो गलत है, जी किसी ने भी दबाया वो गलत है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कमांडर साहब, आप मेरी बात को समझिए। नहीं, मैं फिर कहना सलमान चाहूंगा रश्दी कि ने किताब लिखी तो कमांडर आपने कमांडर भूषण से साहब हो आप या फतवा जारी कर सुनिए दिया। सर, अभी आप सुनिए ना, कहते हैं गलत काम है, आप फतवा सुनिए ना, जारी तो नहीं किया। सर हिटलर ने अगर सर सुनिए ना, हिटलर ने अगर कोई काम नहीं गलत किया है तो मैं क्या कहूंगा कि यहूदी गलत थे? नहीं। आज नितिन याहू गलत कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि नितिन याहू नहीं, गलत कर रहे हैं। चाइना तो सर चाइना जिस तरीके टोटलिटेरियन से स्टेट दुनिया है, उदाहरण दिया है मैंने। मुसलमान कहता है इस्लाम एक बीमारी है, गलत कहता है, मैं मानता हूं, पर टोटलिटेरियन स्टेट है इसलिए आगे बढ़ गया है। यहाँ तो आप घर में, अगर आप मिनिस्टर हैं, मैं आऊं ये पेंटिंग हटा के इधर पेंटिंग कर दूं, अरे को पैसा खाया है। ये डेमोक्रेसी यहाँ तक पहुंची हुई है। और आप क्या बोलते हैं, जब आप तो कहते हैं गलत काम है, गलत काम है, वो दीपू को मार दिया और मारने के टाइम अल्लाह अकबर किया। भाई हद है यार। हम करते हैं ऐसा? हम पूछे, हम अरे आप एक ही भगवान को मानते हो, हम तो कई देवता को मानते हैं, तुम एक को मानते हो, चलो गोली तुम हम जला देंगे। हिंदू करता है ऐसा? बताएं मुझे, बताएं मुझे। और दूसरा, जब आपने सर सलमान रश्दी ने कुछ कमांड लिखी तो चलिए ये फतवा जारी कर देते हैं। अभी फतवा जारी नहीं करते, नहीं बड़ी गलत, और डॉक्टर कमांडर पकड़े गए रेड साहब, मैं कोर्ट में, बड़ी गलती की, कमांडर बड़ी साहब गलती मैंने की। उसकी भाई तारीफ फतवा नहीं जारी की, कर मैं देते माफ हैं, इधर करिएगा। गलती की, बस आप चुप हो शायद गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ गलत समझ रहे हैं। ना ही मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ना मैंने कहा कि उन्होंने सही नहीं, किया। फतवा जिस जारी चीज करें को गलत आपके है वो मौलाना। दुनिया के जो अंदर। इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं तो फतवा जारी करो। इस्लाम के अगेंस्ट कर चलिए रहे वो हैं, शरिया में सर फतवा है, फतवा जारी करो। मेरी बात सुनिए, शरिया में उसका गला काटो कमांडर जो साहब गलत काम शरीयत कर रहा है, इस्लाम कुरान के आप थोड़ा अगेंस्ट सा जा पढ़ रहा है। लीजिए। देखिए आज मुझे लगता है कि आप पढ़ा है मैंने। नाराजगी के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं गुस्से में बैठे हैं। नहीं, नाराजगी मैं में उस ना, ये गुस्से तो से आप बात नहीं समझने को कर रहा तैयार हूँ, मैं नहीं ना। आपसे फिर सुनिए ना, सुन लीजिए ना। ये आपको ऐसा लगता है कि देखिए अगर मैं बचपन में छोटा था ना, तो जब है ना सीताराम हुआ करता था, जब कोई मिलता था एक दूसरे को तो सीताराम किया करता था। आज जय श्री राम हो गया है।
तो ये दोनों ही जो चीजें हैं, चाहे वो अल्लाह अकबर का हो या ये मामला हो, दोनों ही चीजें मैंने कहा कि हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए खतरा है। मैंने ये बिल्कुल तारीफ नहीं की कि अगर वो अल्लाह अकबर करके मार रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई जय श्री राम करके मार रहा है तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा बोलना है तो कि फतवा जिस जारी देश करो, में हम उसको रहते उसका हैं, उसका हमारे गला देश के काटने के अंदर लिए जिस फतवा तरीके जारी से, करो। चलिए, वो अरे फतवा सर क्यों बांग्लादेश करना में है, ही मैं जारी वही तो होगा। पूछ रहा हूँ ठीक है, कमांडर साहब आपसे। मैंने कहा कि ये समस्या सर बांग्लादेश और भारत के अरे बीच की समस्या है, हम इसे भारत की समस्या ना बना ले, हम आपस में ही इसे हिंदू मुसलमान ना कर ले। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आता हूं आप दोनों के पास, आगे बढ़ना चाहूंगा इस चीज से। भारत चीन रिश्तों में सुधार से परेशान अमेरिका, भारत चीन संबंधों पर अमेरिका ने बनाई रिपोर्ट। भारत चीन सीमा संबंधों में सुधार ला रहे हैं, चीन इससे परेशान है। बड़ी खबर, भारत चीन रिश्तों में सुधार से परेशान अमेरिका। भारत चीन सीमा संबंधों में सुधार, अरुणाचल को लेकर रहना होगा सावधान, अमेरिका ने कहा। भारत चीन रिश्तों में सुधार से परेशान अमेरिका, भारत चीन रिश्तों में सुधार से परेशान अमेरिका, भारत चीन संबंधों पर अमेरिका ने बनाई रिपोर्ट। चीन भारत सीमा संबंधों में सुधार ला रहे, अमेरिका की रिपोर्ट, अरुणाचल को लेकर रहना होगा सावधान। भारत चीन रिश्तों में सुधार से परेशान अमेरिका, बड़ी खबर। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। भारत चीन रिश्तों से परेशान अमेरिका, अमेरिकी संसद में पेश की गई रिपोर्ट। भारत चीन रिश्तों को लेकर रिपोर्ट, भारत चीन सीमा विवाद सुलझा रहे, 2049 तक का सुपर पावर बन जाएगा चाइना, ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। जंग लड़ने और जीतने की तैयारी कर रही है चीन की सेना, एलएसी पर टेंशन कम कर रहे चीन और भारत। दुनिया में शांति अमेरिका को क्या मंजूर नहीं है, बड़ा सवाल यही है। लड़ाओ और पैसे कमाओ की पॉलिसी पर क्या अमेरिका काम कर रहा है, समझना होगा इसको, एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, अमेरिका की रिपोर्ट, भारत और चीन रिश्तों को लेकर परेशान है अमेरिका कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक क्यों हो रहे हैं सर? अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है, पीस की दुहाई देता है, और जीता इसी पे है कि हर जगह लड़ाई मची रहे। यूक्रेन में लड़ाई मची रहे, अफगानिस्तान में अटैक कर दो, इजराइल में लड़ाई मची रहे। अरे चीन और भारत इकट्ठे हो रहे हैं, दोस्ती बन रही है, पड़ोसी, गड़बड़ी है भाई, ये तो खतरा हमारे लिए है। जर्मनी तुम गैस लेता है रूस से, सस्ती गैस पड़ोसी से लेता है, तुम्हारी नॉर्थ स्ट्रीम लाइन बंद कर दी हमने, ये काम उनका है। एमआईसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, बोइंग, रेथियोन, बड़ी बड़ी बीएआईएफ, जो बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिकन आर्मामेंट कंपनी है, वो किस पे जी रही हैं? लड़ाई मची रहे ये कर रही हैं। पर वो ये कह रहे हैं, कहने दीजिए, वो तो लड़ाई मचवाएंगे चीन और भारत में। पर देखिए, चीन जो है एक तलवार में दो म्यान नहीं रह सकती। एशिया की अभी कमिंग सेंचुरी में एशिया की पावर चीन बन रही है, बन चुकी है लगभग। वो चाहती नहीं कि भारत आगे बढ़े, तो वो तो कभी दोस्त बन नहीं सकते, और हम नहीं दोस्त बन सकते। अभी शांति मचाई हुई है ऊपर ऊपर से। और क्या आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने डी एस्केलेशन कहां किया है? डिसएंगेजमेंट तो किया है। मतलब एलएसी में पूरे ट्रुप तैनात हैं, पूरे बंकर बना रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं पूरी, वो रुके नहीं है। डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, वो करना नहीं चाहते। और उनका एम क्या है? उनका पढ़िए 50 साल की वॉर्स, और लास्ट में वॉर व्लादिवोस्टोक रशिया के साथ भी है। ग्रेटर हम तो कहते हैं ना, ग्रेटर अखंड भारत, वो तो अखंड चीन पे काम कर रहे हैं। वो ताइवान को उन्होंने लेना है अगले 5 साल में, अगले 10 साल में उनकी नजर अरुणाचल को लेने की है। पहला काम क्या करते हैं? अरुणाचल, ये तो सदर्न तिब्बत है भाई, और तिब्बत हमने दे दिया उठा के उनको पहले ही, और हमने उनको, खैर जो भी किया पुराना हिस्ट्री क्या कह सकते हैं। पर सवाल ये है, तो ये हमारी भारत की दयानतदारी। अभी कतर की लड़ाई में मैं लड़ा हूं, 93,000 सैनिक दे दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, न्यूनबर्ग ट्रायल्स हुए थे, जर्मनी जापान, तुम हार चुके हो, तुम आर्म फोर्स नहीं रखोगे, आज तक नहीं है। और तो हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, हमारे 3,500 लोग मारे गए, 500 करोड़ खर्चा किया, हर 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 नागरिक ने 5 पैसा फिल्म में 25 पैसा दिया। अब बांग्लादेशी कहते हैं नहीं नहीं, मुफ्ती भाई ने कराया, आप जाओ। और ऊपर से क्या कहते हैं कि ये
और आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो मैं कहना ये चाहता हूँ, इतनी तकलीफ में थे, हमने ये सब काम किया, और हमने क्या किया, कम से कम रंगपुर तो ले लेते भाई ऊपर से, हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो ले लेती। चिटागोंग में हिंदू मेजोरिटी मर रहे हैं वहां पे, वो त्रिपुरा से हम जी। सी एक्सेस तो ले लेते 20 किलोमीटर का। हम उनको ट्रांजिट राइट देते हैं 3 बीघा कॉरिडोर, कहाँ कहाँ हमने तो नहीं दिया। ये दयानतदारी का जमाना गलत है, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको, हम दयानतदारी की जवाब दयानतदारी नहीं मिलती हमने, हमें ये हमें देखना पड़ेगा। और चाइना अमेरिका को भी काउंटर चाहता नहीं करने है कि के लिए हमारी क्या दोस्ती हो तैयारी है? जाए। कमांडर भूषण दीवान सर, चाइना को काउंटर करने की क्या तैयारी है भारत की तरफ से? जिस हाँ, प्रकार से आपने भी कहा कि अभी लद्दाख में मिरर फेस डिप्लॉयमेंट बनी हुई है, अरुणाचल को लेकर देखा हमने कि अभी भी चाइना दावा ठोक रहा है, और भारत के जो पड़ोसी हैं उन्हें भी स्टिंग ऑफ पल्स के जरिए वो लगातार वहां पर भी अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है और भारत के खिलाफ उनको कर रहा है। तो भारत के पास क्या तरकीब है चाइना को काउंटर करने की? राजेश जी, उसका आंसर ये है, चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी, चाइना के डिफेंस बजट, दोनों चीज हमसे कई गुना आगे हैं, क्यों खुद चीजें कई बनाते हैं। आज भारत 3rd लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है आज भी, और चीन जो है भारत और दुनिया का 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। तो हमारा $75 बिलियन बजट है डिफेंस का, उनका 225 है। वो 3 गुना नहीं है भाई साहब, वो 10 गुना है। अगर आप रोटी घर में बनाएंगे 1 रुपए की बनेगी, जोमेटो से मंगाएंगे 10 रुपए की पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, ठीक है सर। हम खरीद के या जैसे भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है एलएसी ओके। में तो उनको तकलीफ बड़ी दे सकते हैं हम, अरुणाचल में वीकनेस हमारी, उसको भी तैयार, उनको डिनाई कर सकते हैं, और एलएसी में नहीं आ सकते। क्यों? हाई अल्टीट्यूड पे उनका सिस्टम चल नहीं सकता है, उनके एयरक्राफ्ट चल नहीं सकते हैं, क्योंकि पेलोड नहीं ले सकते हैं। तो ये इक्वल की लड़ाई, ठीक है सर। पर हम हारने वाले, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने में काबिल हैं। ठीक है सर, चलिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम रह गया। इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत चीन संबंध सुधर रहे हैं और दिख भी रहा है, लेकिन अमेरिका इससे परेशान होता नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण बता पाएंगे, समझा पाएंगे सर? देखिए, अमेरिका ये जानता है कि अगर चाइना और साउथ एशिया के अंदर अगर मैं बात करूं, भारत के रिश्ते अगर सबसे बेहतर हो जाते हैं, तो अमेरिका की जो दादागिरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से कमांडर साहब ने भी 1971 का जिक्र किया कि 93,000 सैनिकों को हमने कैदी बनाया था और बांग्लादेश अलग कराया, ये एक बहुत बड़ी जीत हमारे पॉलिसीज की भी रही, हमारे जवानों की भी रही। मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा कमांडर साहब को। देखिए, अब मैं भी वही चीजें आपको बताया कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 2049 तक चाइना जो है वो दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। ये एक सुपर पावर अमेरिका बोल रहा है। मैं वही तो चीजें आपको समझा रहा था कि हमारे बजट में और उसके बजट में जिस तरीके से कमांडर साहब बात कर रहे हैं, तो चलिए सर, उतनी समय का थोड़ा खामोशी सा से आज से अभाव है, 40 माफी साल चाहूंगा, फिर पहले। कभी बैठेंगे तो डिटेल से चर्चा कर लेंगे। माफी चाहूंगा, लेकिन शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इकबाल ममदानी जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।